हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं हमारी 8वीं आज क्लास रहेगी, क्लास 8 हमारी क्लास है। 7 क्लास मैं ले चुकी हूँ। 2010 से लेकर 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। ये सीरीज लंबी चलेगी, 1600 प्लस क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये क्लास ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। हरियाणा जी के स्टडी विद पीस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर पीडीएफ ले सकते हो। चैनल पीडीएफ उसका टेलीग्राम लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपने पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह तार उपकरण तंतु वाद्य कौन सा है जिसमें केवल एक तार होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है? ऑप्शन ए सारंगी, दो ताना, डफ और एक तारा। बताइए क्या है इसका आंसर, ए बी सी या डी? बताइए जल्दी से। क्या है इसका आंसर? मुझे लगता है इसका आंसर डी होगा। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? तो देख लेते हैं। मेरा आंसर सही है, आप लोगों का तो इसका आंसर डी एकदम राइट है। तो इसका आंसर है डी, एक तारा। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह भारत का एक बहुत ही प्राचीन और सरल तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें बांस की एक डंडी होती है जो सूखी लौकी या तंतु से होकर गुजरती है। तार की संख्या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक तारा यानी केवल एक ही तार इसमें होता है। बजाने का तरीका, इसे हाथ में पकड़कर तर्जनी उंगली की मदद से झटका देकर बजाया जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसका उपयोग मुख्य रूप से लोक संगीत, सूफी गायन और भक्ति संगीत में किया जाता है। सॉरी। प्रसिद्ध संत मीराबाई और कबीरदास जी के भजनों में इस वाद्य यंत्र का विशेष महत्व रहा है। दूसरा विकल्प भी हम देख लेते हैं, बाकी विकल्पों को भी हम डिटेल में जान लेते हैं क्या है। देखो, सारंगी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेहद सुरीला और महत्वपूर्ण तंतु वाद्य। तार की संख्या, इसमें मुख्यतः रूप से 3-4 बजाने वाले तार होते हैं। इसमें नीचे लगभग 30-40 सहायक तार होते हैं जो गूंज पैदा। बजाने का तरीका क्या होता है? इसे उंगलियों से नहीं बजाया जाता बल्कि गज जो घोड़े के बालों से बना होता है उसकी मदद से रगड़कर बजाया जाता है। इसकी आवाज ईशानी आवाज के बहुत करीब मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, दो तारा। दो तारा यह भी एक तंतु वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से पूर्वी भारत के लोक संगीत में उपयोग किया जाता है। तार की संख्या, इसके नाम से ही पता चलता है, दो तारा यानी इसमें दो मुख्य तार होते हैं। इसको बजाने का तरीका क्या है? इसे उंगलियों या एक विशेष मिजपराव की मदद से बजाया जाता है। इसका उपयोग बंगाल के बाउल गायकों द्वारा बहुत अधिक किया जाता है। चौथा विकल्प डफ। डफ एक तंतु वाद्य नहीं है बल्कि यह अवंध वाद्य थाप देने वाला यंत्र की श्रेणी में आता है। इसमें कोई तार नहीं होता। यह लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ से चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, एक बड़ी डफली की तरह होता है। ये बजाने का तरीका क्या है? इसे दोनों हाथों की हथेलियों और उंगलियों की थाप से पीटकर बजाया जाता है। हरियाणा में अन्य राज्यों के लोक नृत्यों और होली के गीतों में इसका भारी प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा डफली ऐसे ऐसे बजाते हैं ना, तो वो डफ होती है। डफली अलग होती है और डफ अलग होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। बहुधान्य का मतलब क्या है? विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि या मंदिरों की भूमि? जल्दी बताइए इसका मतलब क्या है? विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि, मंदिरों की भूमि। मुझे लगता है आप सबको इसका आंसर पता है और पता होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आंसर क्वेश्चन है। तो चलिए, मुझे तो इसका आंसर पता है।
आप लोगों को पता है या नहीं, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी रहेगा। आप लोगों को क्या है, जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। बता देते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, पर्याप्त अनाज की भूमि। चलिए आगे के विकल्पों को देख लेते हैं। पहला विकल्प, विशाल धन की भूमि। धना का शब्द हिंदी शब्द धन से जोड़कर भ्रमित हो जाते हैं। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से हरियाणा एक समृद्ध प्रदेश रहा है, लेकिन महाभारत में दिए गए इस नाम का संबंध खजाने या रुपयों पैसों से नहीं था, इसलिए यह विकल्प गलत है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी, संस्कृत व्याकरण के अनुसार बहु का अर्थ होता है बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में, और धान्य का अर्थ होता है अनाज या फसल। महाभारत काल में हरियाणा की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और यहाँ भारी मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था। इसी कृषि संपन्नता के कारण तत्कालीन ग्रंथों में इसे बहुधान्यक या बहुधान्यक कहा जाता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं डिटेल में। हरियाणा का इतिहास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद गौरवशाली महिमापूर्ण वीरों की गाथाओं से भरा है, परंतु शाब्दिक रूप से बहुधानक का अर्थ महिमा या यश की भूमि से नहीं निकाला जा सकता। यह केवल कृषि संपदा को दर्शाता है। डी वाला ऑप्शन, मंदिरों की भूमि, यह विकल्प भी गलत है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला अपने सैकड़ों पवित्र तीर्थ घाटों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन महाभारत काल में पूरे हरियाणा क्षेत्र को जो बहुधानक संज्ञा दी गई थी, उसका आधार मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं बल्कि वहां की लहलाती फसलें थी। अब आप अपना अगला, ओहो ये क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? ए करनाल, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी पिंजौर। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोगों ने अगर सोच लिया हो तो मैं आंसर दिखा दूं आप लोगों को। चलिए दिखा देते हैं। इसका आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, बी इसका सही आंसर है। तो करनाल को देख लेते हैं पहले। करनाल दानवीर कर्ण की नगरी कहा जाता है करनाल को। इसका संबंध महाभारत काल के राजा कर्ण से है और यहाँ प्रसिद्ध कर्ण झील भी स्थित है। आधुनिक समय में इसे हरियाणा का धान का कटोरा भी कहते हैं, लेकिन यह भगवत गीता और जन्म स्थान या मुख्य तीर्थ स्थल नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अच्छा, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यही ये महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था और इसी भूमि पर स्थित ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का अमर संदेश दिया था। यह हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र और महान तीर्थ स्थल है, जहाँ ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। तीसरा, पानीपत, इसके बारे में देख लेते हैं। यह स्थान धार्मिक तीर्थ के बजाय अपने ऐतिहासिक युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इतिहास की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 1526, 1556 और 1761 में लड़ी गई थी, जिन्होंने भारत में इतिहास को बदल दिया। इसका गीता के जन्म से कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं डी ऑप्शन, पिंजौर पंचकुला जिले में स्थित है, जो अपने ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन और प्राचीन भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसे उत्तर भारत का खजुराही भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था, लेकिन यह गीता जन्म स्थान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। ये रहा, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? शेरे हरियाणा, पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी या टाइगर ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा, ए बी सी या डी? शेरे हरियाणा, पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी या टाइगर ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। दिखा देते हैं, पंजाब केसरी इसका सही आंसर है। चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन शेरे क्या था? पहला ऑप्शन शेरे हरियाणा। हाँ, यह उपाधि लाला लाजपत राय की नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक में एक नाम विशेष रूप से हरियाणा के संदर्भ में किसी एक स्थानीय राष्ट्रीय नेता की आधिकारिक उपाधि के रूप में प्रसिद्ध नहीं रहा है, इसलिए भ्रमित करने के लिए यह विकल्प दिया गया है। आगे देख लेते हैं बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय।
पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहा जाता है। यद्यपि उनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि हरियाणा का हिसार जिला रही है, जहां उन्होंने वकालत की और आर्य समाज का व कांग्रेस को खड़ा किया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनका निधन हो गया। ऑप्शन सी के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन सी, हरियाणा केसरी की उपाधि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा को दी गई है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सैन्य भर्ती का कड़ा विरोध किया गया था और संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। लाला लाजपत राय को हरियाणा केसरी नहीं बल्कि पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है। यह विकल्प पूरी तरह से गलत है। इतिहास में मैसूर का शेर या टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता था। लाला लाजपत राय के लिए टाइगर ऑफ इंडिया जैसी किसी उपाधि का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नहीं मिलता। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, हरियाणा सरकार की पौधगिरी योजना किसको पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक उनकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई? ऑप्शन ए, औरतों के लिए, नागरिकों के, आबादी के लिए, या 6 से 12 के छात्रों के लिए, या शिक्षकों के लिए। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। औरतों के लिए, नागरिक आबादी के लिए, या 6 से 12 के छात्रों के लिए, या शिक्षकों के लिए। ए बी सी डी क्या है आपका क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आंसर क्या है आपका सही। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, 6 से 12 के छात्रों के लिए इसका राइट आंसर है सी। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। हरियाणा सरकार महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं जैसे मातृशक्ति उदय मिता योजना चलाती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी यह पौधगिरी योजना का मुख्य केंद्र बिंदु या लक्षित समूह महिलाएं नहीं है, औरतों के लिए नहीं है, इसलिए यह विकल्प गलत है। अगला देख लेते हैं। यह विकल्प भी पूरी तरह गलत है। नागरिक आबादी, नावासीय गैर शहरी आबादी के लिए सरकार की अन्य कृषि सामाजिक योजनाएं होती हैं, लेकिन विशेष तौर पर पौधगिरी अभियान को समाज के इस वर्ग को आधार मानकर शुरू नहीं किया गया। ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पौधगिरी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6वीं 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराना। इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र को मानसून के दौरान एक पौधा लगाने और अगले 3 वर्षों तक उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस कारण के लिए छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में हर 6 महीने में 50 रुपए यानी 3 साल में कुल 300 की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षकों के लिए था ये नहीं। यह मार्ग पौधरोपण के संभालने और पौधगिरी ऐप पर छात्रों द्वारा अपलोड की गई जियो टैग्ड फोटो के माध्यम से पौधों की स्थिति को सत्यापित करने की है। यह योजना शिक्षकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों को के बचपन में ही प्रकृति प्रेम जगाने के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। HSHDB का क्या अर्थ है? ए, हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, या बी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, या सी, हेरिटेज ऑफ इंडिया स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड, या डी, हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एंड बोर्ड। जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। मुझे तो लगता है इसका आंसर बी है। आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या है? देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी सही है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आज हम इसी के बारे में भी खाली जो क्वेश्चन है उसके बारे में ही हम देखते हैं। इसमें कुछ खास था नहीं, है ना। ऑप्शंस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं जो हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, हरियाणा सरकार के प्राचीन, देखो पहले इसका देख लेते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ, ये है इसका पूरा नाम। हरियाणा सरकार ने प्राचीन पवित्र सरस्वती नदी के ऐतिहासिक महत्व को बहाल करने, उसके लुप्त हो चुके मार्गों की खोज करने, जल चैनल को पुनर्जीवित करने और उनके किनारे बसे ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए इस बोर्ड को गठन किया था। इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ए को भी देख लेते हैं, उसका क्या है? हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट। यह कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें एस का मतलब स्टेट लिखा है, जबकि इसका बोर्ड मुख्य गठन
किसी सामान्य राज्य के विरासत के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से ऐतिहासिक और पवित्र सरस्वती के पुनरुत्थान के लिए किया गया था। ठीक है, सी वाला भी देख लेते हैं। यह विकल्प पूरी तरह से भ्रमित है, शब्दों को आगे पीछे करके नकली नाम बनाया गया है ताकि बच्चों को उलझाया जा सके, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए डी का देख लेते हैं। यह विकल्प भी गलत है, के लिए हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग कार्य करता है, न कि HSDB। यहाँ दिया गया नाम केवल H और D अक्षर को उलझाने के लिए गलत स्पेलिंग के साथ बनाया गया है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहिबी नदी किसमें हरियाणा में प्रवेश करती है? सिरसा से, जींद से, रेवाड़ी से या फिर सोनीपत से? बताइए क्या है आपका आंसर, ABCD। जल्दी से, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, सोनीपत। साहिबी नदी किस जिले में से हरियाणा में प्रवेश करती है? जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देख लेते हैं। जो सिरसा जिला सुदूर पश्चिम में स्थित है, यहाँ की प्रमुख नदियां घग्गर नदी हैं जो ओटू बांध से होकर गुजरती हैं। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की नदी है, इसीलिए इसका सिरसा जिले से कोई भौगोलिक संबंध नहीं है। ऑप्शन बी, जींद जिला हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है, जिसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र किसी बड़ी बारहमासी या मौसमी नदी के प्रवेश द्वार के लिए रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि साहिबी नदी से उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यह नदी जींद तक नहीं पहुंचती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख मौसमी बरसाती नदी है। यह नदी राजस्थान के जयपुर जिले में अजीतगढ़ के पास मनोहरपुर की पहाड़ियां में से निकलती है। राजस्थान में बहने वाली के बाद यह नदी सबसे पहले हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कासिम के पास होकर प्रवेश करती है। रेवाड़ी के पास बाद यह झाड़सा और फिर दिल्ली के नजफगढ़ नाले झील में जाकर गिरती है। ऑप्शन डी, सोनीपत जिला हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है और पूर्वी सीमा पर भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक यमुना नदी बहती है। साहिबी नदी पानी सोनीपत जिले के प्रवाह तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। यह चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बताइए में पंचायती राज का मध्य स्तर है। पंचायती समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। चलिए आपने आंसर तो देख ही लिया, इसको दिखा देते हैं। इसका आंसर ए है और इसका आंसर भारतीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत इस अवस्था का मध्यवर्ती या दूसरा स्तर पंचायती समिति होता है, जो ब्लॉक यानी खंड स्तर पर काम करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी रूप से कार्य करती है। चलिए ये ऑप्शंस आप पढ़ लेना, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1992, 1994, 1996, 1995। जल्दी से बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए क्या है इसका आंसर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको। इसका आंसर है 1994, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी को देख लेते हैं। बी में क्या है? 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद हरियाणा सरकार ने अपने खुद का हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को पारित और लागू किया गया था। इसी कानून के तहत हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद को आधिकारिक रूप से कानूनी रूप प्रदान किया गया था। और बाकी के ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है ये 10th क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन है। हरियाणा वैसे 10 क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। चलिए तो इसको देख लेते हैं हम, क्या है आंसर हमारा। क्वेश्चन, हरियाणा विधायिका का स्वरूप कैसा है? द्विसदनीय, एक सदनीय, बहुसदनीय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। ए, बी, सी, डी। कौन सा आंसर इसका सही रहेगा? चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। एक सदनीय इसका आंसर सही रहेगा। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक सदनीय ऑप्शन को देखो। हरियाणा की विधायिका एक सदनीय का अर्थ होता है कि हरियाणा में कानून बनाने वाली संस्था का केवल एक ही सदन है, जिसे हरियाणा विधानसभा कहा जाता है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है और वर्तमान में इसमें
कुल 90 सीटें हैं, जहां के विधायकों का चुनाव जनता सीधे मतदाता द्वारा करती है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब शुरुआत सीट संख्या 54 थी, जिसे 1967 में बढ़ाकर 81 और फिर 1977 में बढ़ाकर 90 कर दिया गया था। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास और ये थे हमारे क्वेश्चंस। बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके कितने आंसर सही थे, कमेंट में बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल को लाइक कर दो, अच्छी लगी क्लास तो शेयर जरूर कर दिया करो बाकी दोस्तों के साथ पास, और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है। ठीक है, चलिए।